हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया। नमस्कार। तो हम आज अपना क्लास 11 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम अपना क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आज बेसिक से लेक्चर होगा आज का, बिल्कुल। इसमें आज हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मैटर की कंपोजिशंस क्या होती हैं। देन हम पढ़ेंगे जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और देन हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। देन हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। देन लास्ट में राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। बेसिक समझिए कि चीजें आपका लगेगा कि सर बहुत बेसिक से क्यों करा, तो मैं बेसिक इसलिए करा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं, तो उनसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। जब वो केमिस्ट्री के बच्चे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती है। जैसे उनको कोई भी न्यूमेरिकल उसमें उन्हें 10 की पावर्स में वो दे दिया, वैल्यूज 10 की पावर्स में दे दिया, उनको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे जो साइंटिफिक नोटेशन होते हैं 10 की पावर्स में कैसे लिखते हैं नंबर्स को, और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, है ना। इन सब चीज के बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा ओवरऑल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स लेक्चर होगा, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा। मैं बेसिक्स पर इसलिए ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि अगर बच्चे का बेसिक्स क्लियर है ना, तो वो एडवांस तो कितना भी जा सकता है। अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं है बच्चे का, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक्स होगा लेक्चर, ठीक है। और ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ प्रॉपर बच्चों को ध्यान में नहीं रखते हुए, इस लेक्चर को सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर में डाल रहा हूँ। क्योंकि देखो, अब सिर्फ ड्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं हमारे पास क्लास 11 के बच्चे ही पढ़ेगा आके, ठीक है। और ड्रॉपर बच्चे भी होंगे, तो क्लास 11 के बच्चे सबसे पहले इन सब चीजों को पढ़ेगा। तो उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। बेसिक चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी उनके लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही होगा, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैं कराऊंगा। आज चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, है ना। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, ठीक है। स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ऐसे ही एनिमेशंस के थ्रू पूरा चैप्टर को देखो, पूरी केमिस्ट्री को एनिमेशंस के थ्रू बहुत अच्छे से समझो। जैसे एनिमेशन है ना, इस तरीके के एनिमेशंस, बहुत सारे एनिमेशंस आने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या, जैसे दो सेम टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन होकर क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो देखो इस तरीके से कैसे कम बनता है कि दो हाइड्रोजन एटम इधर से आया, हाइड्रोजन का एटम इधर से आया, दोनों कंबाइन हुए क्या बना दिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस तरीके से ही, और ये देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन का, ये रेड कलर का इसमें न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, रेड ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा केमिस्ट्री को बिल्कुल ग्राफिक्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बढ़िया से बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा, देखना, ठीक है। आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर, व्हाट इज केमिस्ट्री। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या होती है। ये केमिस्ट्री क्या होती है, क्या है ये केमिस्ट्री। तो देखो, एक रोल्ड हॉफमैन साइंटिस्ट थे, इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि केमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके किसके, केमिस्ट्री के अंदर। और आगे क्या कहता है, उन्होंने ये भी कहा आगे कि इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम, ठीक है। तो उन्होंने क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि 100 200 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री साइंस नहीं है। केमिस्ट्री क्या है, 100 200 एलिमेंट्स की साइंस नहीं है। ये क्या है, इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट्स को मिलकर बनते हैं, उनकी वो क्या है, एक साइंस है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, एक ऐसी साइंस है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को की मिलाकर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनकी साइंस को क्या बोलते हैं, हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ये रोल्ड हॉफमैन थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी इसकी केमिस्ट्री की। एक्चुअली में डेफिनेशन क्या हुई, हम बात करें तो केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जो मैटर है ना, मैटर की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की क्या कंपोजिशन है, मैटर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, कि मैटर की प्रॉपर्टीज जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, उसका मास हो गया, या फिर डेंसिटी हो गई, पेंडिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सब क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज वो केमिकली वो मैटर कैसे बिहेव करता है, कैसे उसकी रिएक्शन होती है, कैसे वो रिएक्ट करता है, ये सब
क्या हो गई, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और इन सब को हम कैसे पढ़ेंगे, जो मैटर की कुछ बेसिक कंस्टिट्यूएंट जो है मैटर का, क्या होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। एटम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक एटम्स के मिलकर क्या बनाता है, और एक दो एटम मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। एक हाइड्रोजन का एटम होगा, एक सेम टाइप का हाइड्रोजन का एटम होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में हम एक जो है अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बेसिक कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मैटर्स का, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री देखो, और इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री का भी बताया मैंने, पीछे क्या बताते थे कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मींस मैटर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनकी मैटर्स की रिएक्शन होती है, और क्या क्या उनमें फोर्सेस होते हैं, मतलब जो भी लग रहा है क्या बन रहा है उनका, क्या रिएक्शंस हो रही है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब इस टाइप की साइंस की जो होती है, जो उसकी उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और देखो जो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो है वो जैसे बाकी और ब्रांचेस है साइंस की, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, क्या है, केमिस्ट्री प्ले सेंट्रल रोल इन साइंस, केमिस्ट्री का एक सेंट्रल रोल प्ले करती है किसी साइंस के अंदर। बाकी और ब्रांचेस की जैसे जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का भी हो गया, बायोलॉजी हो गई, बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम जो भी कुछ है हमारे पास, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो रही है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, या फिर मैकेनिक्स मतलब गाड़ी चल रही है, इन सब के बारे में। तो ऐसे ही हम केमिस्ट्री का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में हमारा केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मतलब हमारा डेली रूल में क्या है, जैसे आप देखते हो दूध से दही बनना, तो वो भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, दूध से दही बनना केमिकल प्रोसेस है। वो फूड बनाते हैं हम, ठीक है, हम मीट के लिए फूड बनाते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनमें भी क्या है, केमिकल केमिस्ट्री यूज होती है, केमिकल कंपाउंड यूज होते हैं, जैसे, ठीक है। इन सब में भी क्या होता है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है, ठीक है। और अदर मटेरियल से जैसे कुछ भी हम केमिस्ट्री अदर मटेरियल हम बनाते हैं, ठीक है, बाकी और मेटल्स बनते हैं हमारे पास, वो भी क्या केमिस्ट्री से ही बनते हैं, मतलब केमिकल प्रोसेस से ही बनते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं, कंपाउंड इंटरेक्ट करते हैं, उनके रिएक्शन से, तो हमारे पास मटेरियल्स बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, है ना। और क्या है, इसी वजह से हमारी जो जो हमारी लाइफ है, मतलब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या इंप्रूव होती जाती है, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन में भी क्या है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, केमिस्ट्री की रिएक्शंस कराते हैं कंपाउंड के, वहां से हमारे पास मेडिसिन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। जैसे एजीटी होगा, एजीटी एक हमारे पास क्या है, एंटी एचआईवी ड्रग होता है, वो भी केमिस्ट्री के थ्रू ही बनता है ना, इस टाइप के। और जैसे रेटिनल हो गया, रेटिनल, रेटिनल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, रेटिनल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और उसके थ्रू ही हम क्या बोलते, कोई भी हमारे पास हमारे आंखों के आगे जो कुछ भी दिखता है वो दिख पाता है, किसके, रेटिनल के थ्रू, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है रेटिनल, ठीक है। इस तरीके की तो केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे मैटर क्या होता है, ये मैटर क्या है ये। अब हम जब से बात करें कि मैटर की कंपोजिशन पढ़ेंगे, अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि सर मैटर क्या होता है। आप पूछोगे मैटर क्या है, मैटर कुछ नहीं, मैटर जो जो कोई भी चीज है जो क्या स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, कोई भी चीज है स्पेस ऑक्यूपाई करे, या और क्या करे, उसका कुछ मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे ये पेन है, ये भी क्या है, मैटर है, ये पेन है, ये भी क्या है, मैटर है, ठीक है। कोई भी पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, जैसे ये वाटर बोतल है, ये भी एक वाटर बोतल है, तो ये भी एक क्या है हमारे पास, हमारे पास ये क्या है, ये भी एक मैटर है, वाटर है, या एयर हो गया, या जो एयर हो गया, अलग लिविंग बींग्स हो गई, कुछ भी होगा, हमारे पास क्या है, मैटर है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास पेन पेन बुक हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और लिविंग बींग्स हो गई, मीन्स जो क्या एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास हो। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो सिंपल सी बात पूछता हूँ मैं आपसे, क्या प्यार, प्यार, चलो प्यार बताओ मुझे, प्यार हमारे पास क्या है, प्यार एक मैटर है क्या, प्यार एक मैटर है, बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ, प्यार मैटर है, नहीं, प्यार मैटर ही नहीं। अरे प्यार क्या है, तो प्यार तो फीलिंग है, तो प्यार क्या है, फीलिंग है, तो मैटर थोड़ी है, इसका कोई ये कोई स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई करती है, इसका कोई मास थोड़ी होता है प्यार का, है ना। तो क्या ये तो फीलिंग है, प्यार क्या है, फीलिंग है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे, पेन हो गया, पेन क्या है, एक मैटर है जी, पेन क्या है, एक मैटर है। आपका फोन हो गया, फोन क्या है जी, मैटर है जी। आपकी बुक हो गई, बुक, बुक क्या है, बुक क्या है, मैटर है जी, ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जो जिसका कुछ मास हो, जिसका क्या कुछ क्या हो, मास हो, और क्या हो, क्या हो उसके पास मास हो, और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, क्या करे वो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो क्या कहलाएगी, हमारे पास मैटर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास मैटर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफाई कैसे किया गया है, मैटर को क्लासिफाई कैसे किया, ठीक है। तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया है दो, उसमें हमने क्लासिफाई किया, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन की है, दूसरा हमने मैटर क्लासिफिकेशन की है, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को फर्दर हमने थ्री वेज में क्लासिफाई किया है। पहली क्या होगी, सॉलिड, दूसरी क्या होगी फिजिकल क्लासिफिकेशन, लिक्विड होगी मैटर की, थर्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगी मैटर की, गैस, ठीक है। फर्दर फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन को भी फर्दर टू बेस से हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। क्या होगा, पहला भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस, जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे। दूसरा क्या है, मिक्सचर, मिक्सचर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, प्योर सब्सटेंसेस में हमने दो वेज से हमने डिफाइन किया है प्योर सब्सटेंसेस को, कंपाउंड और एलिमेंट। अच्छा जी, एलिमेंट भी अब हमारे पास थ्री बेसिस पे हमने एलिमेंट को क्या किया, क्लासिफाई किया। एलिमेंट अभी आगे चल के सारे बताऊंगा एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड होता है। अभी तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैटर को क्लासिफाई किस तरीके से दिया है। डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड होता है, आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट क्या थ्री टाइप्स के होता है एलिमेंट, मेटल होता है, नॉन मेटल हो गई, ठीक है, सेमी मेटल हो गई। मेटल क्या हो गया, मेटल हमारे पास मैग्नीशियम हो गया, या फिर हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया, सब क्या है, मेटल है। वो नॉन मेटल क्या है, और गैसेस O2 N2 ये सब क्या है, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, जिसमें हम जिनमें क्या पाया जाता है, जहाँ पर हम कार्बन के कंपाउंड्स की जहाँ पर हम स्टडी करते हैं, वो कैसे कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और जो जो जहाँ पर कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी नहीं होती, अदर देन कार्बन कंपाउंड्स, उनको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरा हमने बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर, मिक्सचर्स भी हमारे दो वेज में क्लासिफाई किए हैं। पहला मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस, और दूसरी वेज क्या होता है, हेटेरोजेनियस। होमोजीनियस क्या होगा, होमोजीनियस वो मिक्सचर होंगे जो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे, जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। वो कैसे मिक्सचर्स होंगे, होमोजीनियस मींस हमारे पास बोतल पानी है, हमारे पास क्या पानी है, पानी के अंदर में अगर इस पानी के अंदर में अगर शुगर डालूं तो शुगर क्या होगा, शुगर क्या होगी, घुल जाएगी। नमक डालू, नमक भी क्या होगा, घुल जाएगा। तो शुगर और पानी का कैसा मिक्सचर हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं इस पानी के अंदर क्या डाल दूं, सैंड डाल दूं, मिट्टी डाल दूं, अगर मिट्टी डाल दूंगा तो मिट्टी क्या होगी, घुलेगी, वो क्या होगी, नीचे जमा हो जाएगी, नीचे आकर इकट्ठा होगी। तो ये कैसा मिक्सचर होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। डिटेल में पढ़ेंगे वो आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको मैटर की क्लासिफिकेशन समझ में आया, किस तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सर सॉलिड्स क्या होता है, ये सॉलिड का मतलब बताओ जी हमें, क्या है सॉलिड, ठीक है जी, बताता हूँ क्या है सॉलिड। देखो, जो सॉलिड है ना, सॉलिड दीज आर हेल्ड, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर है ना। तो क्या है जी, सॉलिड, सॉलिड की बात करते हैं, क्या solid क्या है जी, solid these particles are held very close to each other in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। तो solid क्या है, solid के अंदर क्या होता है, पार्टिकल जो क्या है टाइटली बाउंड होते हैं दूसरे से। solid के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स टाइटली बाउंड होते हैं, और वो क्या है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है उनका, ठीक है। ऑर्डरली फैशन में बिल्कुल टाइटली बाउंड होंगे, जैसे कि कोई पत्थर होगा, पत्थर के क्या एक सॉलिड है, सॉलिड उसका जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, बिल्कुल टाइट में बाउंड होंगे, और उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी। उन पार्टिकल जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल टाइट में बाउंड होंगे। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, देखो सॉलिड का, मींस इसके नीचे देखो ये क्या है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स है हमारे पास, है ना। ये देखो, ये क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये क्या टाइटली बाउंड है बिल्कुल, देखो एक दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली बाउंड है, तो ये क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड क्या होगा, those particles which are tightly bound, मतलब वो मैटर जिस मैटर के पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे, और जिनके पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे, सॉलिड्स कहलाएंगे। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। अब लिक्विड की बात करते हैं, जो लिक्विड क्या है, लिक्विड क्या होगा, these particles are close to each other, मींस ये जो इसके जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे के पास पास तो होंगे, लेकिन क्या होंगे, वो पास पास तो होंगे, बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन क्या होगा, इसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहेंगे। लेकिन क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल क्या होंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। अभी तो इस चीज का एनिमेशन से भी समझाऊंगा मैं आगे, इसके नेक्स्ट एनिमेशन समझाऊंगा किस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे और किस तरीके से लिक्विड के होंगे, और किस तरह से लिक्विड के पार्टिकल घूमते हैं, ठीक है। अभी एनिमेशन दिखाऊंगा, अगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
आगे बात करते हैं गैस। गैस क्या होता है? द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोस प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड। जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, और किससे? सॉलिड और लिक्विड स्टेट से के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल बहुत बहुत दूर दूर होंगे, और उनकी जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट इजी होगी और क्या होगी? फास्ट होगी। बहुत तेजी से क्या होंगे? गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव कर रहे होंगे। ठीक है, देखो आगे आपको एनिमेशन दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। देखो ये देखो, यहाँ पर देखो आपको एनिमेशन दिख रहा होगा। देखो इस एनिमेशन में क्या है? देखो ये किसके पार्टिकल है? ये वाले, ये वेट सेकंड, बेटा सेकंड, ये पाम रिजेक्शन हो रहा है। देखो ये वाले, ये देखो ये क्या है? ये किसके पार्टिकल्स है? ये गैस के पार्टिकल। देखो दूर दूर है एक दूसरे से, एक दूसरे से क्या है? गैस के पार्टिकल बहुत बहुत दूर दूर है, और क्या हो रही है? बहुत तेजी में उनकी क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो ये क्या है? ये इस तरीके से क्या होंगे? गैसेस के पार्टिकल्स होंगे। ऐसे क्या होंगे? गैसेस के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? गैसेस के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अभी ये देखो, ये क्या है हमारे पास? लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स। देखो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के पास पास तो है, लेकिन क्या हो रहे हैं? एक दूसरे की इनकी मूवमेंट हो रही है। इनकी क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये देखो ये किसके पार्टिकल्स है? ये सॉलिड के पार्टिकल। बिल्कुल टाइटली बाउंड है दूसरे से, ना ही उनकी क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है, ना ही इन पार्टिकल्स की क्या हो रही है? मूवमेंट। तो देखो एनिमेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा किस तरीके से गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, और किस तरीके से हमारे पास लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, और किस तरीके से उनका मूवमेंट होता है। आपको एनिमेशन के थ्रू अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, सॉलिड के बिल्कुल टाइटली बाउंड होता है, ना ही उनके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है उसके पार्टिकल्स की। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आएगी एनिमेशन के थ्रू। देखो बिल्कुल एनिमेशन किस तरीके से कर दूंगा, हर एक चीज एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा बढ़िया से। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ी के सॉलिड लिक्विड की थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। सॉलिड्स के पास क्या होता है? उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। सर डेफिनेट वॉल्यूम, उनका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होगा। अगर क्या हुआ? अगर सर्कल की शेप में कोई वो होगी, सी हमारे पास सॉलिड को सर्कल की शेप में होता है, तो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा स्फीयर को जैसा 4/3 पावर को इस तरीके से। और क्या होगा? शेप भी उनकी डेफिनेट है ना, जिस तरीके की शेप का हमारे पास सॉलिड वो होगा वेक्टर, उस तरीके की उसकी शेप होगी सॉलिड्स में। ठीक है, लिक्विड क्या है? लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लिक्विड का, बट नॉट द डेफिनेट शेप। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड का क्या है? लिक्विड को किसी भी टाइप की शेप में डाल दो, उसी की शेप ले लेगा। जैसे ये बोतल है, इस बोतल की शेप कैसी है? यहाँ तक की देखो, सिर्फ यहाँ तक की देखो, यहाँ तक इस बोतल की शेप कैसी है? ये सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल शेप है। तो इसकी तो हमने इसमें पानी डाला है, तो इसकी किस कैसी शेप ले ली बोतल में? इस लिक्विड में भी तो कैसी शेप ले ली? बिल्कुल जैसे इस बोतल की सिलिंड्रिकल शेप, इसने भी क्या ले ली? बोतल में भी सिलिंड्रिकल शेप ले ली। मींस लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की भी क्या होती है? वॉल्यूम तो उसका डेफिनेट होता है, लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। किसकी? लिक्विड्स की। ठीक है, समझ में आएगा आपको ये। अच्छा, गैसेस क्या? गैसेस के पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डेफिनेट शेप होता है। लेकिन ये क्या होते हैं? जो जिस कंटेनर के अंदर गैस होगी, उसमें क्या है? उस कंटेनर को कंप्लीटली क्या करें? ऑक्यूपाई करे हुए होंगे, हर जगह ये फैले हुए होंगे। ठीक है, और उसकी वॉल्स पर क्या लगा रहे होंगे? फोर्सेस से लगा रहे होंगे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने पहली बात ये बताई, सॉलिड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। तो लिक्विड क्या होता है? जिस टाइप की शेप में आप डाल दोगे लिक्विड को, उस टाइप का उसका क्या ले लेगा? वो शेप ले लेगा। अब गैसेस की बात करें, गैसेस क्या है? गैसेस का ना तो वॉल्यूम होता है, ना डेफिनेट शेप होता है। बस लेकिन जिस कंटेनर में होगी, उस कंटेनर में कंप्लीटली उस कंटेनर को ऑक्यूपाई करे हुए होंगी। ठीक है, अच्छा, अब इन शेप्स का इंटर कन्वर्टेबल ये क्या हो सकती है? सॉलिड लिक्विड गैस जो है एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकती है। जो सॉलिड है, लिक्विड गैस है, क्या है? एक दूसरे में कन्वर्ट भी की जा सकती है। कैसे की होती है? देखो सॉलिड को अगर हम हीट करें, सॉलिड ऑन हीटिंग सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड। अगर सॉलिड को हीट करें तो वो किसमें चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। एंड अगर लिक्विड को ऑन फर्दर, अगर लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? गैसेस में हो जाएगा, तो लिक्विड वेपर्स बन जाएगा। तो अगर गैस ऑन कूलिंग, अगर गैस को हम कूल करेंगे तो कूल करने का क्या होगा? लिक्विफाइज हो जाएगी गैस, और उसको वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में हो जाएगी। और जो लिक्विड होगा, लिक्विड को फर्दर कूल कर देंगे, उसको जला देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्रीज हो जाएगा कूलिंग होने के बाद। तो क्या बन जाएगा? दोबारा सॉलिड बन जाएगा। देखो यहाँ पर देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे होगा। देखो लिक्विड हमारे पास, तो लिक्विड को अगर हम क्या करें? लिक्विड को हम हीट करें, लिक्विड को हम क्या करें? हीट करें। लिक्विड को हीट करने के बाद वो क्या एवोपरेट करेगा, एवोपरेट करने के बाद क्या होगा? वो गैस बन जाएगा। तो गैस के इस तरीके और गैसेस के मॉलिक्यूल देखो दूर है, पर यहाँ पर देखो गैस के मॉलिक्यूल क्या है? एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, तो अगर लिक्विड को हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद अगर एवोपरेट करेगा, मतलब क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस बन जाएगी। अच्छा, अगर हम गैस को
गैस को क्या करें, गैस को हम को क्या करें, लिक्विफाई करें। लिक्विफाई करने के बाद वो क्या डिपोजिशन होगी, उसकी डिपोजिशन करने के बाद हम उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। हमारे पास लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। गैस से की डिपोजिशन मींस पहले क्या होगा, उसको हम लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफाई करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद उसको हम फ्रीज कर देंगे, तो फ्रीज करने के बाद हमारे पास वो किस में बन जाएगा, लिक्विड को फ्रीज करने के बाद क्या बनेगा, सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर हम डायरेक्ट गैस से अगर हम डायरेक्ट कहा लिक्विफाई लिक्विड बनाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मींस गैस को लिक्विफाई करके लिक्विफाई कर हमारे पास क्या बन जाता है, गैस का लिक्विड बन जाता है। और अगर हम लिक्विड से कहा सॉलिड में जाना चाहेंगे तो उसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। लिक्विड से कहा जाना चाहे लिक्विड के हम सॉलिड में जाएंगे तो फ्रीज करेंगे, उसको जमाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग। और अगर हम इसको सॉलिड से कहा जाएंगे लिक्विड पर जाना तो हम क्या करेंगे, बर्फ को पिघला देंगे, मेल्टिंग कर देंगे उसकी, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉलिड से गैस में जाना चाहें, पहले सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। आपको समझ में आएगा। देखो आज आपको एनिमेशंस के थ्रू दिखाता हूँ किस तरीके से चीजें होती है। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड ये क्या है, आइस है, आइस क्या है, सॉलिड है, आइस क्या है, एक सॉलिड मैटर है। ये देखो लिक्विड है, लिक्विड वाटर है, ये क्या है, वाटर है। मींस क्या है, लिक्विड क्या है, लिक्विड वाटर का मतलब क्या है, ये तो एक लिक्विड है ना, वाटर। तो ऐसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये देखो इसके वाटर के वेपर्स निकल रहे हैं, मींस यहाँ पर भाप निकल रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस है। तो आपको आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी ग्राफिक्स के थ्रू। में सॉलिड के अंदर कैसे होता है, लिक्विड क्या होता है, वाटर वेपर्स जो होती है वो गैसेस कैसे होती है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और देखो, तो आइस जो है, आइस कितने डिग्री पर जम जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास आइस जम जाती है। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का क्या होगा, कोई भी लिक्विड पानी क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर पानी को हम एवेपोरेट कर दें कितने सेंटीग्रेड तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो क्या बन जाएगी, उसको वाटर वेपर्स बन जाएंगे और क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो मिक्सचर्स a mixture contain two or more substance present in it in any ratio which are called its component। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज्यादा अधिक, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंबाइन कराते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, और वो हमारे पास क्या बन जाता है, मतलब किसी भी रेशियो में करा दे हमारे पास क्या बन जाता है, कंपोनेंट्स बन जाते हैं। वेट अ सेकंड, देखो मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। अब मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। मिक्सचर के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज्यादा हमारे पास क्या होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, वो दोनों मिक्स हुए होंगे, किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड मैटर या कंपाउंड जो हमारे पास मिक्स हुए होंगे मैटर, वो क्या होंगे, कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे जैसे मैं बात करूं आपसे, मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में क्या है, पानी है। इस बीकर में मेरे पास क्या है, पानी है। इस बीकर के अंदर अगर मैं क्या डाल दूं, शुगर सॉल्यूशन शुगर डाल दो उसके अंदर, है ना, शुगर। तो शुगर इसमें डाल दिया मैंने, इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, इसको मैंने फिर ये हमारे पास क्या चम्मच वो मान लो, ठीक है। इसको मैंने इसको मिलाया तो इसका अंदर ये क्या हो गई, मिक्स हो गई। तो ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बना है। किसका मिक्सचर बन गया, हमारे पास वाटर और शुगर का एक मिक्सचर बन गया। और इस टाइप के जो हमारे पास जब हमारे पास दोनों मिक्सचर है, मतलब दोनों जो कंपोनेंट्स है वो मिक्स हो जाए, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे लिक्विड वाटर में हमारे क्या होता है, शुगर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो वो कैसा मिक्सचर हमारे पास, होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर हमारे पास देखो एक और मिक्सचर होगा हमारे पास, ये है क्या, हमारे पास वाटर है, ये बीकर है, बीकर में हमारे पास वाटर है। अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, ये क्या हमारे पास सैंड है, ये क्या हमारे पास सैंड है। अगर मैं इसके अंदर इस सैंड को डाल देता हूं तो ये कैसा मिक्सचर बन जाएगा, हाइड्रोजनस। देखो अब देखो डेफिनेशन करते हैं। इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और मतलब यूनिफॉर्मली उसमें मतलब मिक्स हो जाता है। जैसे शुगर का सॉल्यूशन होगा, शुगर का सॉल्यूशन क्या होता है, पानी के अंदर हमने शुगर डाला, ठीक है, पानी के अंदर हमने चीनी डाली, तो चीनी क्या होता है, घुल जाती है पानी के अंदर, तो वो कैसा हमारे पास मिक्सचर बन गया, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर मैं वो डाल दूं, मिट्टी डालूंगा, तो वो कैसा हमारे पास क्या होगा, मिट्टी पानी के अंदर नहीं घुलेगी। अगर मिट्टी नहीं घुलेगी तो कैसा मिक्सचर बन गया हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, ठीक है।
हेटेरोजेनस मिक्सचर देखा डेफिनेशन करता है। इन हेटेरोजेनस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, जो कंपोजिशन होती है ना उसमें सब्सटेंसेस की क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म मतलब कि मिक्सचर नहीं होती एक दूसरे के साथ, है ना, थ्रू आउट। एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कैन बी ऑब्जर्व, समटाइम्स क्या डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग दिख जाते हैं। मींस देखो अगर मैं इस पानी के अंदर में मिट्टी डाल दूं तो मेरे को क्या होगा, पानी अलग दिखेगा और वो मिट्टी जो भी बिल्कुल यहाँ पर नीचे अलग दिखेगी। तो क्या होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर में जो यहाँ पर सब्सटेंसेस होते हैं बिल्कुल नेट डायरेक्शन देख सकते हैं उनको एकदम। ठीक है, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर में अगर मैं इसमें चीनी डालूं और चीनी को मैं मिक्स करके आप घोल दो तो हमें दिखेगी क्या, चीनी बिल्कुल नहीं दिखेगी। हम क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये कैसा मिक्सचर हो गया, इसके ये किस मतलब क्या होगा, इनका कंपोनेंट्स कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली क्या होंगे, कंपोजिशन कैसी होगी इसमें, यूनिफॉर्मली वाटर की और शुगर की जो कंपोजिशन है वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट। मींस कुछ दिखेगा नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। ठीक है, और लेकिन अगर सैंड डाल दूंगा तो सैंड अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। तो मींस ये क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, कंपोजिशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे देखो मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स एंड पल्स, कुछ भी मिक्सर ले सकते हो। देखो सोल्ट को चीनी, सोल्ट और चीनी का मिक्सर बना दो तो ये कैसे होगी, दोनों सोल्ट अलग होगा रहेगा, चीनी अलग रहेगी, दोनों दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर दाल है तो दाल ले लो, दाल के अंदर अगर मैं कणका डालू तो कणका डालूंगी, कणका डालूंगी, दाल अलग होंगी। दाल के अंदर चावल डालूंगी, चावल अलग होंगे, चावल अलग होंगे। और क्या दाल अलग होंगी, तो क्या वो भी कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, मींस जो मिक्सचर एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो पाए वो कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और जो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, वो कैसे है, होमोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो और एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, जैसे हेटेरोजेनस का स्टील हो गया। स्टील क्या होता है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, टू और मोर कंपाउंड्स को मिलाकर हमारे पास एटम्स को मिलाकर क्या बनता है, स्टील बनता है। रेन भी क्या है, रेन भी क्या है, हमारे पास एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और एयर क्या है, एयर भी हमारे पास हेटेरोजेनस मिक्सचर है। एयर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती है ना प्रेजेंट, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, आर्गन होती है, मतलब ये सब बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। वाइन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती है ना। हाइड्रोजन होमोजेनस मिक्सचर देखो, देख सकते हो आप, आइस एंड सोडा। आइस क्या होती है, सोडा के अंदर मिक्स हो जाती है। सोइल क्या है, सोइल क्या अलग डिफरेंट होगी, है ना। ब्लड हो गया, ब्लड भी कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है। यहाँ पर देखो ये भी और एग्जांपल देख सकते हो। सैंड के अंदर अगर वाटर के अंदर में सैंड डाल देंगे तो यहाँ पर इस तरीके का देखो सैंड नीचे दिखाई देगा और वाटर में रहेगा, तो ये कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजेनस मिक्सचर। और ये क्या शुगर है, शुगर को अगर मैं इस वाटर के अंदर डाल दूं तो मेरे पास क्या होगा, वो मीन्स वाटर शुगर क्या होगा, इसके अंदर कंप्लीट सोल्यूबल हो जाएगा, कंप्लीट मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए किसका सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास, किसका, शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस प्योर क्या होते हैं। So they have fixed composition, whereas mixture may contain the component in any ratio and their composition is variable. देखो क्या मतलब है, प्योर सब्सटेंस से बहुत, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, मिक्सचर्स पढ़ा। मिक्सचर्स के क्या होगा, क्या होगा, किसी भी रेशियो में कंबाइन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उनका रेशियो सेम होना चाहिए, उनकी कंपोजिशन क्या होगी, वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉपर है, कॉपर कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज, ये सब कैसे है, ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। अब देखो प्योर सब्सटेंस को मैंने क्या बताया था, अभी दो बेसिस पर मैंने क्लासिफाई किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट देखो, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दिस पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स क्या होगा, इसके अंदर एक टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्स के अंदर, जैसे मींस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम होगा, मींस हाइड्रोजन का एटम ही होंगे, वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का एलिमेंट कहलाएगा। अगर मैं इन दोनों दो हाइड्रोजन के एटम को मैं मिला देता हूँ तो हाइड्रोजन एटम को मिला के मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पर देखो, एनी एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक और एटम है हाइड्रोजन का, दोनों दो एटम हाइड्रोजन को मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। मैंने आपको शुरुआती लेक्चर शुरुआत में दिखाई होगी, एक वो भी दिखाई थी आप लोगों को एनिमेशन। तो इस तरीके से क्या बना, एक हाइड्रोजन का एटम दर्शाया था, एक हाइड्रोजन का एटम दर्शाया था, दोनों क्या हुए, कंबाइन हुए। कंबाइन होने के बाद उन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया था। ऐसे यहाँ पर देखो, एक ऑक्सीजन एटम है, इधर भी एक दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूल बना लेंगे ऑक्सीजन का। तो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, जैसे इनके अंदर ऐसे देखो, जहाँ पर भी आपको ऐसे दिखे ना, एक बड़ा मीन्स जो फर्स्ट लेटर बड़ा हो और सेकंड लेटर छोटा हो, तो मीन्स कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम भी क्या एलिमेंट है। या फिर मैं देखो मैग्नीशियम, बड़ा फर्स्ट लेटर एम है और
जो सेकंड लेटर है स्मॉल है। Mg क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी क्या है, एलिमेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं CO इस तरीके से है, देखो CO ये, तो ये देखो CO क्या है, ये एलिमेंट है नहीं, ये एलिमेंट नहीं है, ये तो कंपाउंड हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए उसमें, बड़ा होना चाहिए, सेकंड लेटर छोटा, तब ये क्या हो जाता है, ये कोबाल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, ये एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है, ठीक है। तो कंपाउंड की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। When two or more atoms of different elements combine the, sorry ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल है, हाँ कंपाउंड है तो डिफरेंट एलिमेंट है ना। देखो when two or more atoms or different element combine the molecule of a compound is obtained, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स के दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जब कंबाइन होते हैं तो एक क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, दो एटम किसके, हाइड्रोजन के, और एक एटम हमारे पास किसका है, ऑक्सीजन का। तो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, और इसको हम कंप्लीट क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। तो क्या बना दिया हमारे पास, H2O कंपाउंड बना दिया ये। ऐसे एक दो ऑक्सीजन है, दो एटम ऑक्सीजन के है, और एक एटम हमारे पास कार्बन का है। तो एक एटम कार्बन का और दो एटम ऑक्सीजन के लिए क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। मींस ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और ये कंप्लीट मींस ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, जो क्योंकि इसमें क्या है, जो एटम्स जो है वो क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जब एटम्स होंगे तो क्या होगा हमारे पास, वो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर अगर यहाँ पर पूछा आपसे O प्लस O क्या बना रहा है, यहाँ तो देखो एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम एलिमेंट्स, अगर सेम एलिमेंट्स तो क्या बनाएगा, सो एटम कैसे हैं, एटम कैसे यहाँ पर सेम एटम है तो क्या बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा। लेकिन अगर मैं आप लोग जैसे यहाँ पर क्या है, मेरे पास कार्बन है और एक ही मेरे पास क्या है, दो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो ये दो ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर मींस कैसे एटम्स होगा, डिफरेंट एटम्स। अगर ये डिफरेंट एटम्स होंगे क्या बना देंगे, मिलकर कंपाउंड। जब डिफरेंट एटम्स होंगे तब क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी measured or observed without changing the identity or the composition of the substance। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होगी मींस जो सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं करेंगे, उसका आइडेंटिटी को बिना चेंज करे हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, अगर हम हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास केमोनोफोर को हम देखते हैं तो हमारे पास क्या उसका पिंक होता है, तो हमारे पास उसका कलर देख कर हम बता सकते हैं कोई भी कंपाउंड है। चाहे सोल्ट है, सोल्ट ही ना हो, सोल्ट चलो हमारे पास सोल्ट है, सोल्ट का कलर देखा हमने उसको देखते हुए व्हाइट कलर है जी। ऑर्डर कैसी है, ऑर्डर भी आप देखकर बता दोगे उसको, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट उसका बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, डेंसिटी हो, तो ये सब कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर केमिकल चेंज टू अकर। जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो क्या होना चाहिए, केमिकल चेंज होना चाहिए उनको होने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका क्या कोई भी रिएक्शन हम करा दें, जैसे उनकी एसिडिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, कंबस्टिबिलिटी क्या होगी, कंबस्टिबिलिटी मतलब वो कंबशन होगा नहीं होगा, ये सब कैसी प्रॉपर्टीज है, ये मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। आपको समझ में आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और उनके और असाइनमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ मेजरमेंट होती है और उन मेजरमेंट को हम जैसे हमारे पास लेंथ हो गई, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट होती है। तो लेंथ की क्या ऐसा यूनिट होती है, मीटर होती है, ठीक है। और उसका ऐसा सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम होता है। ऐसे हमारे पास मास क्या है, मास है, मास हम देखो वैसे तो हम मास को ग्राम में भी मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी, लेकिन जो ऐसा यूनिट हम सिर्फ यहाँ पर अभी किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट में किलोग्राम में, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी से। ऐसे टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड से, सॉरी सेकंड में, और हम कैलकुलेट करते हैं ऐसा यूनिट सेकंड होती है टाइम की, और उसका सिंबल होता है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और उसका सिंबल कैपिटल ए। टेम्परेचर को हम केल्विन में करते हैं, सेंटीग्रेड में भी करते हैं, लेकिन अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट। तो क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में,
वो लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लोकेशन ऑफ इंटेंसिटी कैंडेला में हम CD से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, और ऐसा यूनिट में इनको हम इनके ऐसा यूनिट है, जैसे मीटर लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, मास की किलोग्राम है, टाइम की सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पीयर है। तो इसमें क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है हमारे पास। ठीक है, मेजरमेंट की। अच्छा, अगर इनके प्रीफिक्स भी होते हैं कुछ कुछ जो हमारे पास, ये जो हमारे पास ऐसे यूनिट्स है, मेजरमेंट्स है, इनके कुछ प्रीफिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास देखो योटा, योटा क्या होता है, योटा होता है 10 की पावर 24, मींस 10 के 1 के पीछे कितने जीरो, 24 जीरो लगा दो, तो ये क्या होगा हमारे पास, 10 के पावर 24 का क्या होता है, योटा। ऐसे जेटा हो गया, जेटा कौन क्या, 10 के पावर 22, एक्सा हो गया, एक्सा हमारे पास क्या होता है, 10 के पावर 8 होता है, पेटा 10 के पावर 15 हो गया। ठीक है, ये तो इनके ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुमको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट, मेगा, मेगा इंपॉर्टेंट है, किलो इंपॉर्टेंट है। तो मेगा क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है, और किलो क्या होता है, 10 की पावर 3 होता है। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होता है। ठीक है, दिन में यूज होगा, सिर्फ मैं बता देता हूँ मैं। जैसे डेसी, डेसी में क्या होगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 10 की पावर -1 को डेका बोलते हैं, 0.1 कौन क्या बोलते हैं, डेका डेकी बोलते हैं। ठीक है, सेंटी को क्या बोलते हैं, 0.01, और रहता है पावर से बोलेंगे तो 10 की पावर -2, असेंबली क्या होगा 0.001, पावर में बोलेंगे तो पावर में क्या होगा 10 की पावर -3। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो का रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, म्यू से। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। ऐसे नैनो, नैनो क्या होता है, नैनो क्या होता है, 0.0 9/0 होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -9, यानी मतलब होता है 10 की पावर। ऐसे पिको, पिको भी होता है। ठीक है, पिको भी यूज होता है कभी कभी। पिको क्या होता है, 10 की पावर -12। तो जो इंपोर्टेंट है वही बताएंगे ना, जैसे मेगा हो गया, ये इंपोर्टेंट है, किलो है, इनको याद रखना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इनको आप याद रखना। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है कि डेकी का मतलब क्या होता है, सेंटी का क्या होता है, मिली का, माइक्रो का, नैनो का। ठीक है, इनको याद रखना, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये प्रीफिक्स हो गए मेजरमेंट्स के हमारे पास। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और इनकी मेजरमेंट, मेजरमेंट के बारे में। तो कैसे होगी, तो मास की सबसे पहले हम बात करेंगे, मास और वेट की। तो मास कहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मास कहते हैं। तो मास क्या है, जो कोई भी मैटर है उसके अंदर जो भी कोई भी हमारा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो भी मैटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। लेकिन उसके मास में हम क्या जोड़ दें, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी और जोड़ दें, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, वेट। तो जैसे सपोज हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल का मास क्या है, हमारे पास m है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर जो भी हमारे पास मैटर प्रेजेंट होगा उसका उसको क्या बोले, उसका अमाउंट को क्या बोलेंगे, जितना भी अमाउंट होगा मैटर का, उसको हम क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। लेकिन अगर इस मास पे हमारे पास ग्रेविटी के अंदर इसको रख दें, इस पर ग्रेविटी लग रही होगी, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो उस वेट मींस एनर्जी हो जाएगा। मींस जब ये ग्रेविटी के फोर्स इस पर लग रहा हो किसी भी मैटर पर, जब ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वेट कहलाएगा। ठीक है, समझना मास और वेट क्या होता है। अच्छा जी, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन टू। अच्छा देखो, जो मास होता है ना सब्सटेंस का, वो तो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास तो कांस्टेंट होगा, जो जितना भी उसके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस है, जितना भी उसके अंदर हमारे पास मैटर होगा, अमाउंट ऑफ मैटर होगा, वो क्या उसका मास होगा। लेकिन क्या होगा, वेट, वेट तो वेरी कर जाएगा, क्योंकि प्लेस टू प्लेस हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटी चेंज होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वेट भी उसका क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास तो कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका वेट वेरी करता रहता है, वेरिएबल होता है वेट। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली इन द लैबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, तो जो मास होता है सब्सटेंस का, उसको हम बहुत एक्यूरेटली क्या मेजर कर सकते हैं, किससे, एनालिटिकल बैलेंस। ये क्या होता है, एनालिटिकल बैलेंस होता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस है, इसके थ्रू हम क्या मैटर का मास हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा, ये भी हमारे पास एनालिटिकल बैलेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या है, जो जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैटर है, उस मैटर में जितना भी हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाता है। देखो हमारे पास ये देख सकते हो आप, जैसे वाटर बोतल है, तो इस वाटर बोतल में जितना भी ये स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा। मींस ये ऐसे देखो, नीचे ये ऐसे, ऊपर ये पूरा, और ये साइड का ऐसे भी, तो ये क्या है, इसका पूरा एक ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम क्या है, जो जो जितना ऑब्जेक्ट में स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को।
अच्छा, वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ लेंथ की पावर क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लेंथ की पावर क्यूब यूनिट्स होती है, ठीक है। अच्छा, इन ऐसा सिस्टम में क्या होगा? ऐसा सिस्टम में जो यूनिट होंगी वॉल्यूम में क्या होगी? मीटर की पावर क्यूब होगा। लेकिन कॉमन यूनिट जो होती है वॉल्यूम की वो क्या यूज होती है? लीटर, ठीक है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, in the laboratory volume of liquid or solution can be measured by graduated cylinder burette paper। तो लेबोरेटरी के अंदर किससे जो मेजर किया जाता है वॉल्यूम? जो क्या होता है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है? ये जो है ये क्या है हमारे पास? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो इससे क्या, इससे मेजर करते हैं, ठीक है। और ब्यूरेट, ये क्या है हमारे पास? ब्यूरेट है। इससे भी क्या करता है? लैब के अंदर वॉल्यूम को मेजर करते हैं। ये क्या पिपेट, पिपेट का क्या करता है? लैब के अंदर यूज करते हैं। और क्या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, इससे भी हम क्या करते हैं? लैब के अंदर वॉल्यूम क्या करते हैं? वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। और इसे ये कभी इसलिए होती है, इसलिए से भी हम कर सकते हैं। उसके ऊपर भी क्या है? मार्किंग बनी होती है, तो उससे भी हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं लैब के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? ये क्या होता है? ये डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द इच अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट। मींस ये क्या होता है? ये रेशियो होता है जो सब्सटेंस हमारे पास उसके मास का और उसके वॉल्यूम का क्या होता है? हमारे पास डेंसिटी होता है। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। रो इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो डेंसिटी क्या होती है? ये रेशियो होता है व्हिच इज द रेशियो ऑफ मास of a substance to the volume of substance, ठीक है। ये कहते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? डेंसिटी देखो, मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? क्या आ जाएगी ऐसा यूनिट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट आ जाएगी। This unit quite large and chemists often express density in gram centimeter cube। तो ये क्या है? किलोग्राम मीटर क्यूब क्या होता है? बहुत लार्ज यूनिट है, तो इसलिए साइंटिस्ट क्या किसमें एक्सप्रेस करते हैं डेंसिटी को? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अगर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको डेंसिटी क्या होती है? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। ये डेंसिटी नहीं होगा, ये यहाँ टेम्परेचर आएगा, ठीक है। टेम्परेचर, ये क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा? टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर स्केल करने का हमारे पास 3 कॉमन स्केल्स होती हैं। पहली ऐसा स्केल क्या होता है? केल्विन। केल्विन स्केल होती है। दूसरी हमारे पास स्केल होती है सेल्सियस। और थर्ड हमारे पास होती है फारेनहाइट, ठीक है। और ये इंटर कन्वर्टेबल होती है। कैसे? इनका फॉर्मूला होता है एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर फारेनहाइट से हम अगर हमें क्या सेंटीग्रेड में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है किसको? फारेनहाइट है। जब हमें किस तो टेम्परेचर स्केल पर जाना हो सेंटीग्रेड पर जाना हो, लेकिन कन्वर्जन ऑफ फारेनहाइट टू सेल्सियस जब हमें फारेनहाइट से सेल्सियस पर जाना हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 5/9 फारेनहाइट माइनस 32, ठीक है। ये क्या हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? कन्वर्जन होती है फारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू सेल्सियस। तो हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? केल्विन से सेल्सियस पर कैसे जाते हैं, ठीक है। केल्विन उसको क्या होता है? केल्विन सेंटीग्रेड में क्या प्लस करते हैं? 273.15 अगर हम प्लस कर देंगे केल्विन सेल्सियस वाले टेम्परेचर में अगर 273 प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा? केल्विन स्केल आ जाएगी टेम्परेचर, मींस केल्विन में टेम्परेचर हमारे पास इतना होगा, ठीक है। तो ये इनके हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं कन्वर्जन किसके? एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आएगा आप लोगों को इतने, ठीक है। आगे अच्छा, अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस की। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है? तो साइंटिफिक नोटेशंस की बात करेंगे हम। साइंटिस्ट ऑफन यूज नंबर्स दैट आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। तो साइंटिस्ट का जो नंबर जो है वो यूज करते हैं, जो क्या होता है बहुत कभी कभी बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। जैसे आपने एवोगेड्रो नंबर पढ़ा होगा। एवोगेड्रो नंबर क्या है? 6.023 न्यूटन के बाद -23। इसका मतलब क्या है? मींस 0.00 पॉइंट के बाद कितने जीरो? पॉइंट के बाद कितने जीरो हुई? पॉइंट के बाद हमारे पास 23 जीरो हुई, और उसके बाद हमारे 6 आएगा। तो हमारे पास क्या, ये बहुत छोटी वो हो गई। तो इस टाइप की को हम सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप की हमारे पास जो
मेजरमेंट है, स्टैटिक मेजरमेंट को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस का यूज करते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती है, मींस उसको हम किस में लिख लेते हैं, 10 के पावर्स में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 10 के पावर। देखो राइटिंग अ नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो कोई भी नंबर है उसको हम इसके प्रोडक्ट में लिख लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ऐसा है देखो 0.00009 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको 9 इंटू कि देखो कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5 बार 10 की पावर -5, लेकिन -5 आएगा क्योंकि देखो इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 5 जीरो आएंगे, तो 10 की पावर 1, तो इस टाइप से मींस क्या करते हैं, तो नंबर होगा, नंबर को 1 और 10 के बीच में उनको प्रोडक्ट में लिख लेंगे, और उनकी जो बाकी का जो इतने पॉइंट्स होंगे उसको कहाँ लिख देंगे हम, 10 की पावर में लिख देंगे। अगर नीचे होंगे तो अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ऐसे इस तरीके से पॉइंट्स में वैल्यू, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, माइनस में, 10 की पावर माइनस में ऐसे लिख देंगे। और लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी इस तरीके से 90000 मींस इस तरीके से पॉजिटिव हमारे पास विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 9 into 10 की पावर 5 मींस पॉजिटिव वो लिखेंगे। आगे तो सारे रूल बताऊंगा किस तरीके से लिखते हैं, अभी आगे हम रूल पढ़ेंगे। देखो हाउ टू राइट नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, और हमने एक नंबर लेते हैं 25649, हमने ये नंबर लिया, ठीक है। अच्छा 25649 को हमने क्या करा, इस 25649 में डेसिमल जो है वो फोर प्लेसेस लेफ्ट साइड हमने शिफ्ट करा। तो मूव द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर सो दैट इट इज लोकेटेड आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी है, तो हमने डेसिमल प्लेस से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले तक हमने क्या कर दिया, डेसिमल को मूव कर दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2.5649 ये बन गया, ठीक है। डेसिमल तो हमने कितने प्लेसेस डेसिमल को मूव करा, 4 प्लेसेस, किस साइड मूव करा, लेफ्ट में। तो हमने क्या करा, डेसिमल को 4 प्लेसेस लेफ्ट में मूव करा। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास डेफिनेशन हमने ये लिखी, इसको हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 2.5649, लेकिन हमने जो डेसिमल दिया, डेसिमल में कितने प्लेसेस हमने लिखा था, तो कितने प्लेसेस शिफ्ट किया था, 4 प्लेसेस। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 के 10 की पावर 4 साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं। तो देखो हमने ये कर सकते हैं यहाँ पर, तो जैसे हमने डेसिमल को 4 प्लेसेस इधर किया, तो हमने कितने 10 के ऊपर कितनी पावर्स लगा दी, 4। देखो मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10 raised to the power exponent power, the proper exponent is equal to the number of places that decimal point is moved। मींस देखो क्या मतलब है, यहाँ पर जो जो ऊपर ये पावर आई है ना, वो पावर क्या लिखी है, पावर वही लिखी है जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट किया था लेफ्ट में। और ये क्या मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया हमने, वो नंबर लिख दिया जो भी नंबर हमारे पास आया था डेसिमल को शिफ्ट करने के बाद, है ना, समझ में आया। अच्छा थर्ड इसका रूल क्या होता है, थर्ड रूल, अगर दिस साइन ऑन द एक्सपोनेंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन द डेसिमल गोज मूव, तो जो साइन है मींस जो जैसे हमारे पास 10 की पावर यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, 10 की पावर -2 भी हो सकता है, 10 की पावर प्लस का 2 भी हो सकता है। तो जो साइन है, साइन का साइन में क्या होता है, साइन में बताता है कि जो हमने जो डेसिमल है वो जो मूव किया है वो किस साइड किया है। तो अगर हमने डेसिमल को कहा लेफ्ट साइड, डेसिमल को अगर हमने लेफ्ट साइड मूव किया है तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे हमने क्या करा था, हमने पीछे जो डेसिमल है उसको किस साइड मूव किया था, लेफ्ट साइड मूव किया था, तो हमने कहा क्या लिखा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखी। ऐसे अगर हम जो डेसिमल है, डेसिमल को कहाँ मूव करें, हम राइट साइड मूव करें, तो हम कहाँ लिखेंगे उसको डेसिमल को हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -4 मींस नेगेटिव एक्सपोनेंट में, मींस नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम उसको लिखेंगे, समझ में आया। अगर हम डेसिमल को राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हम एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, नेगेटिव पावर से लिखेंगे। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हम कैसी पावर लिखेंगे, पॉजिटिव पावर से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आएगा आप लोगों को इतना किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशंस हम लिखते हैं, क्या रूल होते हैं उनके लिखने के, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा अब इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस और देख लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। देखो फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग टू साइंटिफिक नोटेशन द न्यूमरल्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो जो न्यूमरल्स वैल्यू होंगी वो कहेंगे एक दूसरे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अगर x मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, अगर डिवाइड कर रहे होंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक रूल होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास a की पावर n है
और इंटू बी की पावर एन है। अगर इस तरीके की हमारे पास कोई सेट्स है या इंडिसेस है, ठीक है, तो हम उसको क्या कैसे करते थे, हम क्या लिखते थे, एक बार अगर हमारे पास ऐसा है तो क्या होगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस बेस वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एम टू बी, लेकिन जो पावर्स होंगी पावर्स क्या हो जाएंगी, अगर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी पावर्स, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएगा एम प्लस एन, ठीक है, पावर्स क्या हो जाएंगी एम प्लस एन। अगर हम, आपने भी पढ़ा होगा, अगर हम दो सेट्स को इंडिसेस को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये जो क्या होंगे ये तो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन जो पावर होंगी, जो पावर होंगे हमारे पास ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एन है, तो पावर क्या हो जाएंगे, लेकिन पावर क्या हो जाएंगे एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, जब डिवाइड कर रहे होंगे तो वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। समझ गए, यहाँ पर एग्जांपल देखो 2.25 इंटू 3.25 को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा, देखो हमने ये वैल्यू 2.25 इंटू 10 की पावर -4 एंड 3.25 इंटू 10 की पावर -6 की वैल्यू मिली, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, दोनों कैसी कैसी है, दोनों कैसी है वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, इन दोनों को हमने क्या करा मल्टीप्लाई करा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन से 2.25 और 3.25 ये तो आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी, आपस में दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंट्स को कर दिया ऐड, -4 प्लस -6, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो तो -4 -6 का होगा 10, माइनस की 10 की पावर -10 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके बाद इन दोनों को हमारे पास ये आया, और जो एक्सपोनेंट पावर क्या है 10 की पावर -10 हो जाएगी, तो यहाँ क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में जो एक्सपोनेंट पावर्स होती है क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आई, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये आई, लेकिन डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्या होगा, जो एक्सपोनेंट होंगे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, सॉरी माइनस हो जाएंगे, तो ये देखो ये माइनस अंदर माइनस 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 क्या बनेगा, यहाँ पर प्लस बना, तो प्लस का 6 माइनस का फिर क्या बनाएगा प्लस का 2, तो हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइड करने के बाद दिया और साइंटिफिक नोटेशन में डाल देंगे 10 की पावर 2, तो 0.692 इंटू 10 की पावर 2, ये हमारे पास क्या आ गई, डिवाइड करने पर, डिवाइड में क्या होगी पावर्स क्या होंगी माइनस होंगी, और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगी एक्सपोनेंट होंगी क्या होंगी हमारे पास प्लस होंगी, ठीक है, समझ में आएगा। एडिशन में देखो, एडिशन में क्या होगा, एडिशन में हमने जो हमारे पास वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज में जो डेसिमल पॉइंट होंगे, डेसिमल पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स द एक्सपोनेंट मस्ट बी मेड सेम, जो एक्सपोनेंट्स है उनको क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, जो एक्सपोनेंट है उनको सेम बनाएंगे और उनको क्या करेंगे कॉमन फैक्टर में निकाल देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एग्जांपल है पिछले वाला, ठीक है, तो हमने क्या करा एक्सपोनेंट को सेम बनाया, कैसे सेम बना लिया, ये वाली जो है यहाँ से इसका इसमें क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगी 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो ये 100 से डिवाइड, तो इसका मतलब नीचे तो इधर जाके माइनस में जाएंगी 10 की पावर -6, तो यहाँ पर देखो 10 की पावर -6 एक्सपोनेंट हो गया, यहाँ पे 10 की पावर -6, दूसरा दूसरा वे कर सकते हैं, दूसरा वे क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अगर 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं 0.0325 हो जाएगा, तो पावर से लेकिन किस में जाएंगे 10 की पावर -4, 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर दो पावर ऐसे 10 की पावर 2 हो जाएंगे, तो ये कर दिया 10 की पावर -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट इस तरीके से भी हम सेम बना सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट हमने सेम बना लिया, आप एक्सपोनेंट को क्या कर लो कॉमन ले लो, एक्सपोनेंट हमने देखो फर्स्ट में एक्सपोनेंट हमारे पास ये बनी थी तो उसको कॉमन ले लिया और इन दोनों को सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई 22 8.25 into 10 की पावर -6 या, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको एक्सपोनेंट को क्या दो प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें दो एक्सपोनेंट हो सॉरी दो एक्सपोनेंट कम हो जाएंगे, दो में से लेफ्ट में शिफ्ट कैसे होंगी, मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको अगर मैं क्या कर देता हूँ लेफ्ट में शिफ्ट करने का मतलब ये है कि 100 से डिवाइड और 100 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये तो कम हो जाएंगी और इसका मतलब ये पॉइंट 2 पॉइंट आगे और बढ़ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और ये भी आप समझ सकते हो ये कैसे हमने बना था 10 की पावर -4, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपली प्लस हो जाएंगी और ये 10 की पावर -4 कॉमन आ जाएगी, तो देखो दोनों वेज से हमारे पास वैल्यू क्या है सेम आई है, दोनों वेज में एडिशन करने पर भी सब्ट्रैक्शन करने पर भी हमारे पास क्या है वैल्यू सेम आई है, या तो आप किसी भी वे में आप एक्सपोनेंट्स को सेम बना सकते हो और उनकी वैल्यू समझ सेम आएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आया होगा एडिशन कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का। अच्छा
अब बात सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में सिंपली यही चीज होगी, बस क्या होगी, सेम करेंगे, जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनको सेम बनाएंगे और सिंपल में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे उन्हें माइनस कर लेंगे। ठीक है, सेम वे में एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। ठीक है, और उनको कॉमन लेकर एक्सपोनेंट वाली पावर को ठीक है कॉमन ले लेंगे और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपली माइनस कर देंगे। समझ में आएगा आप लोगों को। सब्ट्रैक्शन में भी सेम जैसा एडिशन में बस वैसा ही करेंगे, बस क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब देखो, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। देखो उससे पहले हम क्या बात कर लेंगे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब यह है कि हाउ एक्यूरेटली यू मेजर द वैल्यूज, आपने कितनी एक्यूरेट अपने वैल्यूज मेजर किए हैं। देखो प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। प्रिसीजन का मतलब क्या है कि जैसे लेट अस सपोज अपने तीन रीडिंग ली है 5.25, एक रीडिंग ये ली है, दूसरी रीडिंग आपने ली है 5.27, तीसरी रीडिंग आपने ली है 5.28। तो देखो ये क्या है, 5.25, 5.27, 5.28। तो देखो ये क्या प्रिसीजन मींस ये क्या एक दूसरे के बहुत पास रीडिंग्स है। ये कैसी है, एक दूसरे के बहुत पास रीडिंग्स है। रीडिंग्स कैसी है, एक दूसरे के बहुत पास है। ये रीडिंग्स क्या है, एक दूसरे के पास, तो ये कैसी रीडिंग में प्रिसाइज है। तो आपको देखो इस चीज को आपको इस एग्जांपल समझा देता हूं। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि हाउ क्लोज द मेजरमेंट इज टू द ट्रू और करेक्ट वैल्यू। तो देखो ये कैसे मेजरमेंट है, ये क्या है, एक्यूरेसी है। ये क्या एक्यूरेसी, देखो 5.25 एक मेजरमेंट है, यहाँ पर तो 5.25 है, 5.27 और ये 5. थोड़ा बहुत ही मेजरमेंट जो हमें तीन मेजरमेंट दिए हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ये ट्रू वैल्यूज है, ये करेक्ट वैल्यूज है। तो ये क्या एक्यूरेसी, ये हमें एक्यूरेट वैल्यू बेसिकली है। लेकिन अगर मैं इसमें क्या नहीं, प्रिसीजन में क्या होगा, 5.28 5 ले ली, एक हमने ले 5.26 5.2 3 4 6 इस तरीके से ले ली। बस ये क्या है प्रिसीजन। देखो आपको एग्जांपल समझता है, आपको समझ में आया एग्जांपल समझता है प्रिसीजन का क्या। देखो अब ये हमारे पास क्या है, एक आर्चरी मार्क है। आर्चरी मार्क में आपने क्या ऐसे ये लगाया निशाने, ठीक है, निशाने लगाए। तो ये यहाँ पर देखो हमने यहाँ देखो आपने आर्चरी मार्क के बाद आपने निशाने लगा, निशाने यहाँ पर देखो ये क्या है, जो फिगर फर्स्ट है, फिगर फर्स्ट में क्या है, जो डेंसिटी है बोर्ड की, और जो डेंसिटी है बोर्ड की फिगर फर्स्ट में वो क्या है, टारगेट के क्या है, सॉरी फिगर फर्स्ट में और थर्ड में, फिगर फर्स्ट में और थर्ड में, फिगर फर्स्ट एंड थर्ड हैव लार्ज नंबर ऑफ आर्चरी मार्क्स कंसिडर्ड एट वन रीजन। तो फिगर फर्स्ट और सेकंड में क्या है, जो लार्ज नंबर ऑफ आर्चरी मार्क्स में जो हमने उन पे टारगेट लगाया इस तरीके से, तो क्या है, जो एक जगह ज्यादा कंसंट्रेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हाईली प्रिसाइज है। मींस प्रिसाइज का मतलब क्या है कि हमने बहुत प्रिसाइज हमने रीडिंग्स निकाली है, इसकी बहुत प्रिसाइज हाईली प्रिसाइज है। ये मींस हमने एक दो इसमें फिगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इन दोनों में देखो ये सेकंड में क्या है, ये एक दूसरे के बहुत पास पास हमने वो लगाए हैं। ठीक है, क्या है पास पास हमारे पास जो हमने यहाँ पर आर्चरी में वो लगाए हैं, क्या कहते हैं, निशाने लगाए हैं। ठीक है, तो वो क्या बहुत पास पास है, यहाँ पर भी और यहाँ पर डेंसिटी जो है डॉट्स की वो पास है। तो ये कैसी कैसी हमारी मेजरमेंट है, कैसी मेजरमेंट है, मींस एक्यूरेट है, मोस्ट मोर एक्यूरेट है। ठीक है, क्या सॉरी मोस्ट एक्यूरेट ये क्या है, प्रिसाइज है, बहुत प्रिसाइज, बहुत पास पास इनकी हमारे बार है, बहुत पास एक दूसरे पास। लेकिन यहाँ फिगर फर्स्ट में क्या हो रहा है, तो फिगर फर्स्ट है तो जो डेंसिटी डॉट है वो क्या है, जो टारगेट है, टारगेट के क्या उल्टा बता दिया मैंने फिगर, हाँ उल्टा बता दिया मेरे को। ये क्या टारगेट हमारा ये होता है, तो टारगेट के हमारे पास क्या है, डेंसिटी जो है हमारे पास डॉट की वो ज्यादा पास है, तो ये कैसा मोर एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर क्या टारगेट से बहुत दूर दूर है, लेकिन टारगेट से यहाँ पर क्या हमारे पास जो डॉट्स की हमारे पास वो है वो क्या दूर दूर है। तो ये कैसी हो गई हमारे पास, कैसी वैल्यूज हो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू है, प्रिसीजन है। मींस जो हमने जो वैल्यूज है वो हमने जैसे जो ट्रू मेजरमेंट निकाली उससे हमारी बाकी जो दो मेजरमेंट निकाली वो बहुत दूर दूर है उससे, तो वो क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया। ऐसे यहाँ पर हमने जो टारगेट था वाले में क्या टारगेट के बहुत पास हमारे निशाने लगाए, तो हमारे पास क्या मोर एक्यूरेट हो गई, ये बहुत ही पास पास हमने पास के पास निशाने लगाए, तो क्या है एक्यूरेसी है इसके अंदर, तो क्या है मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने 5.25 निकाली, 5.26 निकाली, 5.27 निकाली, तो क्या है कैसी मेजरमेंट चाहिए, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट है, बहुत पास पास एक दूसरे, तो क्या हो गई, एक्यूरेसी हो गई। और अगर हम 5.28 निकालें, 5.46 निकालें, 5.98 निकालें, तो ये कैसी है, तो बहुत दूर दूर है एक दूसरे से मेजरमेंट,
तो एक ऐसी मेजरमेंट हो गई हमारे पास, प्रिसाइज मेजरमेंट हो गई, ठीक है, समझ में आएगा प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू, निशाने के थ्रू और अर्चे मार्क्स के थ्रू, ठीक है, समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं सिग्निफिकेंट। अच्छा अब बात करते हैं कि जी आप बता रहे हो जो सिग्निफिकेंट प्रिसीजन एक्यूरेसी के बारे में तो बता दिया आपने कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये है कि आपने कोई मेजरमेंट में लिए, जैसे 5.25 हमने मेजरमेंट को ली, तो ये आपने इस मेजरमेंट में कितनी, जैसे 5.25 हमारे पास, तो 5.25 में आपने इस अपने मेजरमेंट में कितनी डिजिट्स आपने रखी, वो क्या है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो 5.25 है हमारे पास, यहाँ पर देखो 5.4418 ग्राम इसका ये बहुत प्रिसाइज मार्क्स वो है इसका, हमने इसका बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस इसका वो निकाला, कोई भी आप टेनिस बॉल का हमने क्या निकाला, इसका मास निकाला, और बस ये आया। लेकिन हमने अब अपने उसमें कितनी वो रखी है, अपने मेजरमेंट कितनी निकाली है। सिंगल पॉइंट बैलेंस होता है और एक हमारे पास होता है एनालिटिकल बैलेंस। सिंगल पॉइंट बैलेंस वो हो जाता है वो डिजिटल वाला होता है, सॉरी जो ये तराजू वाला जो होता है इस तरीके का, ये क्या होता है सिंगल पेन होता है, और एनालिटिकल बैलेंस वो डिजिटल वाला। डिजिटल वाले से मोर एक्यूरेट हमारे पास आएंगे वैल्यूज में, और आगे तक डिजिटल दिखा दिया उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने कितने वैल्यूज डिजिट्स तक हमने इसमें मेजरमेंट लिए, 3 डिजिट्स तक मेजरमेंट लिया, तो इसका मतलब कैसी है, इसे तीन फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास। ऐसे यहाँ पर देखो इसमें कितने कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 से 6 कितने लिए 6 डिजिट्स तक हमने इसकी वो निकाली है, कितनी 6 डिजिट्स तक हमने इसकी मेजरमेंट में ली है। तो हमने इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, तो हमारे पास क्या है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अच्छा जो डिजिट्स है ऑल द डिजिट्स बट द लास्ट आर सर्टेन, द फाइनल डिजिट इज एन एस्टिमेट which we generally assume to have an error of plus or minus। में इसका मतलब ये है कि जो फाइनल डिजिट होंगी, जैसे हमारे पास 4.8 है, जैसे 4.80 हो गई 3, ठीक है, और इसमें जो एक्यूरेसी होगा, मतलब एक्यूरेसी जो होगी एरर हो सकता है, और उसमें या तो प्लस माइनस 1 होगा या प्लस माइनस में थोड़ा बहुत ही एरर हो सकता है ऊपर नीचे, तो वही प्लस माइनस माइनस 1 करके वो एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो ये क्या 4.803 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर कितनी हमारे पास वो है डिजिट्स है, इसके अंदर हमारे पास 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो इसके अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स हैं, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। ऐसे हमारे पास क्या ये है, देखो मोर प्रिसाइज बहुत ही 30.00006 मोर प्रिसाइज वैल्यू, तो इसमें भी कितनी वैल्यू है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कितनी वैल्यूज हमारे पास इसके 661। अभी आगे बताऊंगा रूल्स बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट कैसे हुई, इस वैल्यू में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हुई, ठीक है। आगे रूल बताऊंगा। देखो 3 इसके अंदर देखो कितनी होती है हमारा डिजिट, इसके अंदर कितनी है, डेसिमल के बाद डिजिट में कितनी है 1, कितने 661, कितने 3, ठीक है, कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको 3। ओके आगे चलो, आगे बताता हूँ आपको, रूल्स बता देता हूँ पहले, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से 3 आई है। रूल्स बता देता हूँ पहले, देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के हमारे पास क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ। क्या रूल है, सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है ना कैसे नॉन जीरो डिजिट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कैसी है, ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, मींस इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम काउंट करेंगे तो इनको काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी दूसरा रूल क्या करता है, all zeros between non-zero digits are significant figures। तो non-zero digits के बीच में zeros होंगी वो कैसी होंगी significant figures होंगे। 204 है, 30 जैसे हमारे पास 204 है, 3.06 है, तो ये किसके बीच में है नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो ये भी किस में काउंट होगी, ये वाली जीरो काउंट किस में होगी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे 62.08 है तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। मींस जो जीरो नॉन जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोज आएंगी वो कैसी वो क्या होंगी, वो काउंट होंगी किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में। थर्ड रूल क्या कहता है zeros at the end or in the right side of the number are also significant figures। मींस जो जीरो जो लास्ट में होंगी नंबर के एंड में होंगी, और जो हमारे पास
नंबर है, नंबर के राइट साइड में जो होंगी वो भी कैसे किस में काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी। जैसे 0.400 ये क्या राइट साइड में है और नंबर के लास्ट में है, तो ये भी क्या होंगी इस टाइप की जीरोस क्या होंगी काउंट होंगी किसमें हमारे पास किसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगी। जैसे यहाँ पर देखो ये 0.400 है तो यहाँ पर ये भी काउंट होगा, हमारे पास ये वाली जीरोस काउंट सिग्निफिकेंट, तो कौन सी फिगर्स आएगी इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आई। ऐसे यहाँ पर हमारे पास 4.00 तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, थ्री सिग्निफिकेंट। ऐसे यहाँ पर 40 तो कितनी है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नॉट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं जो अगर टर्मिनल जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी अगर इनमें क्या होगा डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, अगर उसमें डेसिमल नहीं होगा टर्मिनल जीरो मींस राइट साइड में अगर डिजिट के नंबर के राइट साइड में अगर कोई जीरोज होंगी विदाउट डेसिमल वाली तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास क्या काउंट नहीं होंगी। जैसे 200 के अंदर ये है लेकिन ये पॉइंट है नहीं तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, रूल फिर आपको समझ में आ गया। रूल फिफ्थ देखो, रूल फिफ्थ क्या कहता है ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट these zeros are used to locate the decimal points। क्या मतलब है देखो जो जितने भी जीरोस होंगे ना नॉन जीरोस डिजिट से पहले जितनी भी जीरोस होंगी वो क्या उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 0.035 मींस इस ये क्या नॉन जीरो डिजिट है 35 इनसे पहले दो जीरो है तो इनको हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो कितनी अगर मैं बात करूं तो कितनी सिग्निफिकेंट ओनली एंड ओनली इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी हमारे पास 3 और 5। ऐसे 0.028 है तो यहाँ पर देखो यहाँ देखो ये क्या है किससे पहले है नॉन जीरो नंबर से पहले है तो ये वाली जीरो तो काउंट नहीं होगी लेकिन ये क्या है नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो है तो वाली सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। तो कितनी आगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई इसमें हमारे पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स आई। ठीक है, अच्छा counting the number of objects, for example, 5 bananas, 10 oranges have infinite figure as these are exact number and can be represented by writing infinite number of zero। तो देखो कुछ जैसे कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स को तो हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 5 बनाना हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 10 ऑरेंज हो सकते हैं, मतलब उनके हम किसी भी कितने भी इनफाइनाइट फिगर्स में लिख सकते हैं, उनके कोई एग्जैक्ट नंबर में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस किसके इनके जैसे हमारे पास 4 है तो 4 के वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लगा दो। ठीक है, तो फिर और क्या लिख सकते हैं ये देखो पॉइंट लगा दो जैसे हमारे पास 4 को क्या लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं 4.0000 तो क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है हमारे पास इसमें एग्जैक्ट नंबर्स हैं ये इनको है तो एग्जैक्ट नंबर क्या है ये है तो एग्जैक्ट नंबर है लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है इनफाइनाइट फिगर्स में इनफाइनाइट फिगर्स कैसे हैं क्योंकि देखो इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं और नॉन जीरो नंबर्स के बाद जो जीरो रहते हैं काउंट होते हैं किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो इसमें क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ फिगर्स हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा आपको तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और उनके लिखने के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, काउंट करने के सिग्निफिकेंट फिगर्स को रूल क्या होते हैं ये। अच्छा राउंडिंग ऑफ और बता देते हैं एक बार राउंडिंग ऑफ क्या होता है। अच्छा इससे पहले हाँ अब बात मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने लगे सिग्निफिकेंस की मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किस तरीके से हम सिग्निफिकेंस काउंट करेंगे। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर एज द क्वांटिटी विद द फीवेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब है कि जो हमारे पास जिस वैल्यू में सबसे कम जिस वैल्यू में सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे उसके आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे और उतने क्या होंगे उसमें मतलब राउंडेड ऑफ करेंगे उसको राउंडेड करेंगे हम। जैसे हमारे पास ये देखो 3.247 डेसिमल में 3 डिजिट है इसके बाद इसमें ऐसे इसमें क्या है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है लेकिन इसमें क्या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम जो इसमें काउंट करेंगे ना डेसिमल जो सिग्निफिकेंट जो आंसर्स में अपने जो काउंट करेंगे जो डेसिमल काउंट करेंगे वो जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उसमें काउंट करेंगे। तो इसमें देखो तो यहाँ पर देखो इसमें क्या है सबसे कम दिस नंबर हैज ओनली वन डेसिमल प्लेस एंड दिस नंबर हैज बीन राउंडेड टू वन डेसिमल प्लेस। तो इस नंबर में क्या है हमारे पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है इस नंबर हमने कहाँ तक राउंडेड किया इसको वन डेसिमल प्लेस तक ही हमने इसको राउंडेड किया। यहाँ पर देखो तो क्या मतलब हमने क्या कहा द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द क्वांटिटी विद द फीवेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कि जब हम एडिशन करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगे प्लेसेस होंगे वो उसके आंसर में भी
उतने ही प्लेसेस बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा, और उतने प्लेसेस बाद डेसिमल आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट काउंट कर सकते हैं। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, और 1 0 नंबर्स का क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, तो कितनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके आंसर में। ऐसे एडिशन में देखो, एडिशन में क्या हुआ, the result must be reported with no more significant figures as in the measure, not with the fewer significant figures। तो जो आंसर होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास, उसके अंदर देखो हमने ये वाला वैल्यू को दो 3.14 होंगे 2.751, इसके अंदर दो डेसिमल का दो डिजिट है, इसमें 3 है और इसमें कितनी है, 2 है, 0.64। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 है, इसके अंदर कितनी है, 2। तो हम जो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने जब किया, इसको मल्टीप्लाई करा, इससे फिर डिवाइड, सॉरी पहले इससे डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, फिर इसको डिवाइड करा, तो हमारे पास जो वैल्यू है ये आई। लेकिन हमने इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, हमने सिर्फ ऐसे अपने आंसर कितनी रखनी है, 2, क्योंकि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होंगी उतनी किस्में रखेंगे, हम अपने आंसर में रखेंगे। तो देखो रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेटर का ये हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद तो द लीस्ट प्रिसाइज फैक्टर क्या है, 0.64 में, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है कौन सा, 0.64 है। तो है जो इसका आंसर होगा, तो हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सो द आंसर शुड हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट। जो इसका आंसर होगा ना, ऐसे समझो, आपको ऐसे समझो कि जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, उसके आंसर में भी उतने ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम उसको राउंडेड ऑफ करेंगे, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम उसमें काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। अच्छा, एक बार समझना, राउंडिंग ऑफ का भी बता देता हूँ किस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। अच्छा, इफ द राइट डिजिट टू बी removed is more than 5, then preceding number is increased by 1। देखो यहाँ पर देखो, ये नंबर देखो 1.386, if we have to remove 6 मींस हमें 6 को रिमूव करना है, राउंड तो हमको हमें क्या इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये क्या है, तो ये 6 क्या है, यहाँ पर 6 हमारे पास क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक इधर बढ़ाकर, इनकी इसका एक 1 बढ़ाकर लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, 1.39। ठीक है, सेकंड रूल देखो, अगर इफ द राइट नोट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर राइट नोट डिजिट लेस देन 5 है, देखो हमने यहाँ तक करना है, ये क्या है, 5 से छोटे हैं, 4 है, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास ये होगा इसमें से एक क्या कर, जो हमारे पास ये होगा यहाँ पर देखो, इसलिए समझो उसको, जो अगर हमारे पास 5 से कम हुआ, जो राइट में डिजिट है 5 से कम है, 4 है, तो हमारे क्या 4 को तो रिमूव कर देंगे, जो हमारे पास प्रीसीडिंग नंबर है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्या मतलब है कि इसको तो हटा देंगे, अगर हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू है यहाँ पर, उसको तो हटा देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ राउंडेड ऑफ कर हम कहाँ से लिख देंगे, उससे पहले वैल्यू तक लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इफ द राइट में डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर राइट में जो हमें रिमूव करनी है वो 5 है, तो उसमें हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। अगर इवन होगा तो क्या होगा, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। अगर प्रीसीडिंग नंबर में जो हमने 5 को रिमूव करना है और इससे पहले वाला नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो, इवन हो, तो हम क्या करेंगे, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, बस उसको 5 को हटा देंगे और 6.2 तक उसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास और हुई तो हम उसमें क्या कर देंगे, उसमें हम एक 1 प्लस करके लिख देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, हम एक 1 प्लस करके लिख देंगे। तो ये रूल्स हो गए किसके, हमारे पास, हमें ध्यान में देखिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं अपने लेक्चर को। आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिक्स अभी इसलिए कराया क्योंकि बहुत बच्चों को इन चीजों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो बेसिक चीजें करानी बहुत ज्यादा जरूरी थी, यहाँ तक मैंने सारी चीजें इसमें करा दी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराऊंगा, मैं लॉज कराऊंगा, लॉज कराऊंगा मैं क्या, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कराऊंगा। ठीक है, देन हम कहाँ प्रोसीड कर जाएंगे, देन हम प्रोसीड कर जाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट के सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, एटॉमिक मास पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, और बहुत चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, बहुत बेसिक लेक्चर था, बेसिक चीजें मैंने इसमें बताई है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, और देखो साथ रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहना। देखो इसके आप अभी नोट्स मत बनाना, इसके तो आप नोट्स बनाएगा, बनाना चाहता है देखो नोट्स की मैंने बात करूँ, बना सकते हो, बना सकते हो आप इसका नोट, कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे चीजें समझ में आएगी और याद रहेगा। ठीक है, रिवाइज क्विक रिवीजन आपको याद होगा सिंपली। ठीक है, नोट्स बनाना चाहो तो उसको बना सकते हो, नहीं तो नहीं बनाना, आप नेक्स्ट चैप्टर से नोट्स बना लेना अपने।
आपको अगर बनाने हैं ना नोट्स, तो देखो कहाँ से आपने कहाँ से नोट्स बनाने, अपने यहाँ तक नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है। वैसे तो ये भी सिंपल चीजें हैं, और बता देते कहाँ तक आपको नोट्स बनाने हैं। हाँ, यहाँ तक अपने शुरू से लेकर अपने यहाँ तक अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बाकी आगे की चीजें आप लोग बना भी सकते हो, नहीं भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो इसी चीजें, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आपको नहीं बनानी, साइंटिफिक एनालिसिस तो आप बना भी सकते हो, नहीं भी नोट्स, यहाँ तक नहीं। लेकिन आगे जितना मैं पढ़ाऊंगा, आगे जो भी लेक्चर आएंगे उनके सबके आपको नोट्स बनाने हैं, और उन अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरे के नोट्स से कुछ नहीं होगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद उनको अच्छे से रिवाइज करना है, बस। नोट्स बनाओ और उनको डेली रिवाइज करो। देन जैसे जैसे अभी तो कुछ सिलेबस से स्टार्टिंग हुई है, जैसे हमारा एक सिलेबस होता है, तो उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे मॉडल कॉन्सेप्ट होगा ना, मॉडल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने के बाद तुरंत अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक अपना आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया मन लगाकर, ठीक है। यहीं तक रखते हैं आज तक।